बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के कोयटा शहर में अब से कुछ देर पहले जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 47 लोगों के मारे जाने की खबर है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका कोयटा के किरानी रोड इलाके में हुआ है। धमाके के वक्त इलाके में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के कोयटा शहर में यह धमाका हुआ है। 47 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल है। बाजार के इलाके में, किरानी रोड के इलाके में धमाका हुआ। काफी ज्यादा भीड़भाड़ थी। जाहिर तौर पर काफी नुकसान पहुंचा। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। यह साल का दूसरा ही महीना है। डीजल पेट्रोल ने आम लोगों की जेब पर एक बार फिर डाका डाल दिया है। जनवरी में भी दाम बढ़ाए गए थे। आधी रात से बीती रात एक बार फिर कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ चुकी है और इसके साथ ही चल पड़ा है महंगाई का कभी न रुकने वाला सिलसिला। 6 दिन पहले ही पीएनजी की गैस भी महंगी हुई और अगर सरकार की चली तो 15 दिन के अंदर चीनी के दाम भी आसमान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सरकार उस पर से अपना नियंत्रण हटाने के बारे में फैसला करने वाली है। देखिए कैसा है ये महंगाई का पंजा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये नारा आज की तारीख में देश के लिए सबसे बड़ा ताना बन गया है। एक अर्थशास्त्री होकर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने राज में अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरते देख रहे हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बजट पेश होना बाकी ही है और महंगाई ने पंजा मार दिया है। 1000 में 25 लीटर पेट्रोल आता था, आज की तारीख में सिर्फ 14 लीटर पेट्रोल आता है। तो अब ये हर महीने डीजल बढ़ा रही है, ये नीति गलत है। अभी ये आम बोझ पब्लिक पर ही पड़ेगा। नहीं, महंगाई तो नेचुरल बढ़ेगी सर। 5% से 10% के करीब रिटेल रेट बढ़ जाएंगे सब चीजों के। क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को कुछ बोल नहीं सकते इस चीज के बारे में। गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीरों की जेब और बढ़ते जा रही है। पूरी है, जिस तरह इंसान को जीने के लिए खाने की जरूरत है, उस तरह गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। क्यों रोज रोज का स्लो पॉइजन देके क्यों लोगों को मारना चाह रहे हैं? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला डीजल बेलगाम हो चुका है, तो भला देश की रीढ़ कैसे बचे? कोई भी चीज महंगी होगी सीधा असर पड़ता है किसान और जो सरकार है अभी उसकी नीतियों में पता ही नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों करनी पड़ रही। जिस तरह डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और डीजल पेट्रोल बढ़ने से लगातार हर चीज महंगी हो जाती है, तो सीधे सीधे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तेल कंपनी ने डीजल की कीमतों में 45 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इससे भी गंभीर चिंता की बात यह है कि कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हर महीने होती रहेगी। सीधा मतलब ये कि आप डीजल का इस्तेमाल करें ना करें, बढ़ी कीमतों का बोझ उठाना ही होगा। ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती बाड़ी तक में लागत बढ़ेगी और उसी के हिसाब से बढ़ेंगे दाम। आप कार और बाइक बेशक खरीदिए, पेट्रोल का पैसा भरने में जान निकल जाएगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे की कमी की थी और अब 1.5 रुपए दाम बढ़ा दिए हैं। बजट के सर यही है कि हम तो स्टूडेंट लोग हैं, घर वालों से जो पैसे मंगवाते हैं ना उनमें एडजस्ट करना महाभारत हो रहा है। पहले 3 साल 4 साल पहले यही 50-52 रुपए था, आज ये 72-73 रुपए लीटर हो रखा है। तो मोस्टली पैदल घूमना पड़ता है और सरकार बेवकूफ बना रही है हम लोगों को। 10 फरवरी को ही पीएनजी ने झटका दिया। एनसीआर में 60 दिन में 30 यूनिट पीएनजी की खपत करने वालों के लिए रेट 25 रुपए और इससे ज्यादा होने पर 38 रुपए कर दिए गए। जबकि सरकार ने चीनी का स्वाद भी बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस के मुताबिक 15 दिन के अंदर चीनी की कीमतें डीरेगुलेट हो जाएंगी और फिर चीनी की कीमतें भी ऐलानिया बढ़ेंगी। PDS system will be protected. Whatever is the PDS system ongoing, that will be protected. In the open market, we are watching the situation always, and we assume that once things are being liberalized, the production will improve, the industry and the farmers will be happy, and the price of sugar in the open market will be at a reasonable level. हद देखिए, रेल किराए में बजट से पहले ही बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई
तो रेल मंत्री ने फिर किराया बढ़ाने के संकेत देने शुरू कर दिए। हालात भयावह हैं और सरकार पर विपक्ष के हमले भी तीखे हो चले हैं। ये असंवेदनशीलता सरकार की यूं ही नहीं है, निश्चित तौर से महंगाई माफियाओं और बाजार माफियाओं के साथ एक गहरी साठगांठ का नतीजा है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे, संसद से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे। देश को चमकाने का दावा खोखला साबित हुआ, लोगों के चेहरे बुझे हुए हैं और सरकार के हाथ से हालात खिसकते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार भी जानती है कि डीजल की मार लोगों की सोच से भी ज्यादा पड़ेगी और इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर सब्जी बाजार तक हर जगह दिखने लगा है। मुंबई से राजेश कुमार, जयपुर से शरद कुमार और पटना से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक बता रहे हैं महंगाई का हाल इनके अपने शहरों में। डीजल की बात करें, डीजल के दाम बढ़ने से जो आम लोग हैं उनका जो बजट है वो सबसे ज्यादा उस पर असर पड़ता है। इस वक्त मैं दादर के सब्जी मंडी में खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका साफ कहना है कि डीजल के दाम जैसे हर साल हर महीने अगर बढ़ेंगे तो उससे जो सब्जी है उस पर असर पड़ेगा। जो लोगों की जेब है वो ज्यादा खाली होगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो सब्जी है उसके दाम बढ़ाएंगे। कुछ व्यापारी हैं दादर की सब्जी मंडी में, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। और हर महीने जो है वो डीजल की कीमत बढ़ेगी, सब्जी की कीमत पर असर पड़ेगा? मेरा नाम रमेश गुप्ता है, भाजी वाला हूँ। हर महीने डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए भाजी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सब गरीब लोग परेशान हो रहे हैं इससे। जयपुर में पेट्रोल की नई कीमत है 72.39 और डीजल की 50.40। साफ है जो लोग यहाँ पर दफ्तर जाते हैं, रोजाना के काम से बाहर निकलते हैं, उनका बजट गड़बड़ाने लगा है। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और डीजल की कीमत भी बढ़ने लगी है। जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि जो उनका पहले बजट था, जिस पैसे में वो काम चलाते थे, उसमें कितना असर पड़ा है। आपका नाम क्या? मेरा नाम जोगेंद्र है। जोगेंद्र जी, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है, लोगों को पता नहीं कहाँ जाके थमेगा सिलसिला बढ़ने का, कितना अंतर पड़ा है बजट पे? बजट के सर यही है कि हम तो स्टूडेंट लोग हैं, घर वालों से जो पैसे मंगवाते हैं ना उनमें एडजस्ट करना महाभारत हो रहा है। पहले 3 साल 4 साल पहले यही 50-52 रुपए था, आज ये 72-73 रुपए लीटर हो रखा है। तो मोस्टली पैदल घूमना पड़ता है और सरकार बेवकूफ बना रही है हम लोगों को। सरकार ने एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इस जेब पर कितना असर पड़ेगा ये तय करते हैं ज्यादातर हमारे ऐसे डेली कम्यूटर्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स जिनकी रोजाना की जिंदगी डीजल और पेट्रोल के दामों पर निर्भर होती है। हम इस वक्त पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, जो हर रोज हर महीने एक तरीके से जिस तरीके से दाम बढ़ रही है। बताइए कि एक बार फिर सरकार ने डीजल का दाम बढ़ाया है, आप लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं, किस तरीके का असर आप लोग देख रहे हैं? सर, हम लोग के डीजल के दाम बढ़ने से पूरे जनता पर प्रभाव ये पड़ रहा है, क्योंकि जो भी सामान आता है वो जनता के लिए आती है। और डीजल का रोज प्रतिदिन हर महीने पर डीजल के जो दाम बढ़ रहा है, और हम लोग की गाड़ी का भाड़ा एकदम नहीं बढ़ता है। गाड़ी के भाड़ा जो 2010 में मिलता था, 2011 में मिलता, आज भी 2013 में वही मिल रहा है। तो गाड़ी वाले हम लोग पर तो ज्यादा असर पड़ रहा है और उसका असर जनता पर पड़ रहा है, जो जनता को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। अब बात करेंगे कुछ और राजनीतिक खबरों की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स की जानकारी हासिल करने के एक सनसनीखेज मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, जेटली की जासूसी करने का इल्जाम एक पुलिस के कांस्टेबल पर लगा है। इस हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा तब हुआ जब जेटली की जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। क्या देश के कद्दावर और दिग्गज नेताओं की निजी फोन कॉल्स की गोपनीयता में सिंधमारी संभव है? भरोसा नहीं होता, लेकिन ताजा मामले ने इसकी भी पोल खोल दी है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डवास पर आरोप है कि उसने बीजेपी नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स की जानकारी गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस कांस्टेबल ने एसीपी ऑपरेशंस के ईमेल को हैक किया और फिर उसी ईमेल से 8 फरवरी को अरुण जेटली की मोबाइल कंपनी को मेल करके
जेटली की कॉल डिटेल का ब्यौरा मांगा। कंपनी ने नंबर चेक किया तो पता चला कि मोबाइल नंबर बीजेपी नेता अरुण जेटली का है। शक होने पर मोबाइल कंपनी ने एसीपी से बात की और तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये अभी सब दरियाफ्त हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि वो जेटली की कॉल डिटेल्स उत्तराखंड में मौजूद अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए निकलवा रहा था, जो एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के कब्जे में थी जो अपना लिंक जेटली से बता रहा था। बीजेपी मामले को गंभीरता से ले रही है। यदि कोई पुलिस कांस्टेबल अथवा कोई भी व्यक्ति यदि करता है किसी की कॉल डिटेल हासिल करने के लिए और अनऑथराइज्ड तरीके से, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा यह क्राइम है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के अरुण जेटली के कॉल्स रिकॉर्ड को निकालने वाली इस कोशिश को बीजेपी ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। उसका मानना है कि ये उसकी आपसी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो इस मामले को सरकार पर छोड़कर ये कह रही है कि इस तरह के मामलों में जांच तेजी से हो और साथ ही साथ सजा कठोर हो। पुलिस ने ईमेल भेजने में इस्तेमाल लैपटॉप और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साइबर लॉ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ईमेल हैकिंग के इस मामले में कड़ी सजा हो सकती है। जब आप किसी भी व्यक्ति विशेष की ईमेल आईडी के अंदर घुसते हैं उस व्यक्ति विशेष की इजाजत के बगैर, तो ये एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। सिमिलरली अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के कंप्यूटर में घुसते हैं उसकी इजाजत के बगैर, तो वो भी धारा 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक ऑफेंस बना दिया गया है। कांस्टेबल डबास के बयान पर शंका इसलिए भी हो रही है कि आखिर कांस्टेबल ने जेटली की कॉल डिटेल्स क्यों मंगवाई, प्रॉपर्टी डीलर की क्यों नहीं मंगवाई। कांस्टेबल से पूछताछ में पुलिस को उत्तराखंड के कुछ नेताओं के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और उस समय ने एक बार फिर से उस समय को याद दिला दिया है जब साल 2005 में समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के फोन टैपिंग का मामला सामने आया था। कैमरामैन हिमांशु शर्मा और तंसीम हैदर के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। हेलीकॉप्टर डील के मामले में भारत सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इटली की जिस कोर्ट में इसकी जांच चल रही है उस कोर्ट ने भारत सरकार के साथ तमाम जानकारी दस्तावेज शेयर करने से, साझा करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, आज तक की टीम आरोपियों को ढूंढते हुए अब स्विट्जरलैंड जा पहुंची है। कैसे होगी हेलीकॉप्टर में घूसखोरी की जांच? अब क्या करेगी सीबीआई? इस वक्त ये बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के सामने। इटली की अदालत ने साफ कर दिया है कि वो रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े कोई भी दस्तावेज भारत से साझा नहीं करेगी। इटली की अदालत का ये फरमान तब आया जब सीबीआई हेलीकॉप्टर खरीद में हुई रिश्वतखोरी की जांच करने इटली जाने वाली है। सीबीआई के साथ रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सोमवार तक इटली जाने की तैयारी में है। वीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में सरकार ने सीबीआई को आनन फानन में जांच दी ताकि बजट सत्र में विपक्ष के हमलों को ठीक से संभाला जा सके, साथ ही साथ इस मामले में जांच भी तेजी से हो सके। लेकिन ऐसे में इटली की अदालत का फैसला कि जांच से जुड़े किसी भी कागज को भारत सरकार के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, उससे सरकार के इरादों पर तो पानी फिरता ही है। साथ ही साथ सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स और कागजों के वो जांच को किस दिशा में लेके जाए। खबर है कि सीबीआई इटली में जांच अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करेगी। इस बीच आज तक की पड़ताल भी जारी है। इस मामले के दो आरोपी हैशका और जरोसा का पीछा करती आज तक की टीम स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई। हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच पड़ताल करता हुआ आज पहुंचा इटली और स्विट्जरलैंड। इस वक्त मैं खड़ी हूं लुगानो, स्विट्जरलैंड के लुगानो सिटी में, जहां की जेरोसा और हैश का दो ऐसे मोहरे, दो ऐसे मिडिलमैन जिन्होंने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया, वो यहां रहते हैं। मैं खड़ी हूं ग्रे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। पीछे आप देखिए एक ग्रे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है जहां जेरोसा रहता है और ये बहुत पॉश लोकेलिटी है लुगानो की। मैं अंदर जाके पता करूंगी कि वो इस वक्त वहां है या नहीं। जेरोसा के घर पहुंचकर जब हमारी रिपोर्टर ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो बताया गया कि वो यहाँ नहीं रहते। Hello. I actually am looking for Mr. Jerosa. Oh, he's not here. Does not live here. He does not live here. हालांकि जब पड़ोसियों से बात हुई तो पता चला कि वो यहीं रहता है। हमने जब दोबारा जेरोसा के घर का डोरबेल बजाया तो अंदर से हमें पुलिस बुलाए जाने की धमकी तक दी गई।
Sir, I just want to know one thing. If Mr. Ferdinand Carlos Gerosa lives... sorry, I don't understand very well English. Not to disturb. Yes. I called the police. इसी मामले के दूसरे आरोपी हेशके की तलाश में जब हमारी टीम उनके पते पर पहुंची तो पता चला कि वो 2 साल पहले इस घर को छोड़ चुके हैं। Hello. Hi. Does Mr. Heshka live here? Heshka? No, he's not there. No? No. Does he live here? He. Gildo Ralpho Heshka. No. No? No. Is this number 12? Yes, but he's हेशके की खबर न मिलने पर आज तक ने उसकी पत्नी डेबरी हेशके से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की आड़ लेकर इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। I understand what you're trying to do. However, the legal team right now is working, and I think we should allow them to get their work completed. When they are ready to speak to the press, they will speak. इधर हिंदुस्तान में भी इस मामले में हलचल तेज है। सीएजी विनोद राय ने भी संकेत दिए हैं कि वो हेलीकॉप्टर खरीद की जांच में जुटे हैं। जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जाएगी। सरकार ने भी सख्ती के संकेत देते हुए इशारा किया है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की डील रद्द की जा सकती है। इटली की कंपनी फिर मैकेनिका को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब भी मांगा गया है। इटली के लोगानो से लवीना टंडन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक।